नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। क्या एक बार फिर से मिसाइलें गरजती हुई आसमान में नजर आएंगी? क्या एक बार फिर से ड्रोन बड़ी संख्या में आसमान में दिखाई देंगे? क्या एक बार फिर से फाइटर जेट्स गरजते हुए सुनाई पड़ेंगे? हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, यानी कि ईरान की, और ख़बर जो आ रही है उसके मुताबिक ईरान पर फिर से हमला किया जा सकता है, या कहें कि इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन ये खबरें किस सोर्स से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, इनको समझने के लिए आज हम बैठे हैं। और अगर आने वाले दिनों में एस्केलेशन बढ़ता है या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो ईरान की ताकत क्या है, कैसे जवाब दिया जाएगा? क्योंकि ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमारे पास रूस से एक बड़ा सैन्य सामान, साजो सामान जो है वो आने वाला है या आ भी चुका है। तो इसी मसले पर हम बात करने वाले हैं। मेरे सहयोगी अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। सर, ये बड़ी खबर आई एक बार फिर से कि जो जून में हुआ उसे दोहराया जा सकता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ऐसी खबरें। बिल्कुल पुनीत, जो डेटा शो कर रहा है, यानी कि जो सैटेलाइट का डेटा जो कुछ आया है, जो उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि जो नतांज है और फॉर्दो है, उसके आसपास फिर से एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। और ख़ास तौर पर जो फॉर्दो है उसमें जो डैमेज हुआ था उसको काफ़ी हद तक रिपेयर करने की भी खबरें हैं। और ख़बरें ये भी हैं कि और अंदर नीचे उसको एक्सकवेशन किया जा रहा है, यानी कि खोदा जा रहा है, ताकि जो है मतलब बाकी जो वहाँ पे न्यूक्लियर इनरिचमेंट है वो और किया जा सके। एक और रिपोर्ट कहती है कि जो 60% जो यूरेनियम इनरिचमेंट था ईरान के पास, जिसे ये भी खबरें थी कि वो मूव कर लिया गया था, अब वो ये है कि वो अभी भी इंटैक्ट है और ईरान सोच रहा है कि उसका करना क्या है। तो कुल मिला के कहानी ये है, जैसा हमने पुराने वीडियो में बताया था, हमारी लगभग पता नहीं क्या है कि सारी प्रेडिक्शन सही होती हैं कि ये लड़ाई थमी है, पॉज हुई है, बट ईरान और इजराइल की जो जंग है वो ख़त्म नहीं हुई है। ये हमने पुराने वीडियो में ये जिक्र किया था। और मुझे याद है, अच्छे से याद है कि आपने कहा था कि जब मेरा ये सवाल था कि क्या एस्केलेशन आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हो सकता, तो आपने कहा कि नहीं, ये अक्टूबर, नवंबर या नवंबर के बाद ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। हाँ, मतलब आपने ये जो कहा था और वो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये बातें क्यों फिर से होने लगी हैं कि अमेरिका ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर अटैक कर सकता है? ये क्यों हो रहा है? मतलब एक बार आपने जो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स थे उनके ऊपर अटैक कर दिया, अब ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी? ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि अमेरिका को डर है कि कहीं रूस जो है ईरान का इस्तेमाल करके उसका कोई फ्रंट ना खोल दे। ये मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। अमेरिका को सबसे बड़ा डर है कि जो 60% यूरेनियम इनरिच्ड है ईरान के पास, अगर वो 80-90 तक पहुँच गया तो फिर वो किसी भी दिन उसका परीक्षण कर सकता है ईरान, और अपने आप को डिक्लेयर कर सकता है कि मेरे पास एटॉमिक बॉम्ब है। इसमें रूस मदद कर सकता है। तो अमेरिका को डर ये सता रहा है कि अगर रूस ईरान की मदद करने लगा या एक लेवल तक आगे बढ़ गया तो फिर ईरान, पूरा मिडिल ईस्ट का पूरा इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर सऊदी अरब को भी लगेगा कि भाई ईरान ने बना लिया, और अमेरिका को कहेगा आप हमें रोकते रहे, हमने कुछ नहीं किया। यूएई कहेगा, कतर कहेगा, तुर्की कहेगा। तो जो पूरा सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ईरान को रोकना अमेरिका की पहली प्रायोरिटी है। इजराइल का इस्तेमाल किया जाएगा हमेशा की तरह, जैसा पहले भी होता रहा है। तो ये सूरत हाल है फिलहाल। अच्छा, एक चीज़ और है कि जवाब देने की तैयारी की जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इजराइल ने हम पर अटैक किया तो हम फिर अमेरिकी ठिकानों को, जो कि पिछली बार नहीं देखा हमने, लेकिन अब अमेरिकी सिंबॉलिक अटैक हुआ था, वो भी बता के हुआ था। हाँ। लेकिन इस बार मतलब हम प्रिसाइजली अटैक करेंगे, ये कहा जा रहा है। नहीं, ईरान अटैक तो कर ही सकता है। इसमें तो बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके पास। हैफा जो पोर्ट था इजराइल का, वहाँ पे जो अटैक हुआ था वो ईरान ने किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ हुई थी। और हूथीज़ के पास जो भी मिसाइल हैं वैसे इरानियन मेड है। और पूरे अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो ईरान के पास सबसे बड़ा एक स्टॉक पिल है, यानी कि सबसे बड़ा ज़खीरा है मिसाइलों का। करीब 4000 के करीब ऐसा माना जाता है कि 4000 के करीब मिसाइलें हैं। तो उसमें मिसाइल अटैक तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार जो ईरान फोकस कर रहा है वो कर रहा है अपने एयर डिफेंस को लेके।
अब खबरें ये हैं कि जो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसकी टेस्टिंग हुई है ईरान में इस लड़ाई के बाद, जून वाली लड़ाई के बाद। जो लड़ाई वाले के बाद। दूसरी 2 और एयर डिफेंस सिस्टम जो जीपीएस को जैम कर सकते हैं करीब 250 किलोमीटर दूर तक, किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसमें चाहे फाइटर प्लेन हो या कोई मिसाइल हो, ड्रोन हो, उनको जीपीएस उनका जैम कर देते हैं। तो वो रूस से मिले हैं उसको। तो अब इजराइल माफ़ कीजिए, ईरान का जो फोकस है वो अपने एयर डिफेंस को पुख्ता करने का है। तो अब S-400 के बाद, फिर एयर डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद, फिर ये फोर्दो में नई एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद, फिर रूस से करीब $25 बिलियन के 4 और पावर न्यूक्लियर प्लांट मिलने के बाद, तो ये तमाम सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर अब अमेरिका फिर से चिंतित हो गया है और अमेरिका इजराइल के साथ कुछ कर सकता मतलब है। शुरुआत अमेरिका की तरफ से होगी, ईरान की तरफ से तो शुरुआत नहीं होने नहीं, वाली इस बार शायद इजराइल ही करेगा। वो ऑपरेशन राइजिंग लायन उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन 2 हो सकता है, जो पहला तो 1 था। तो ये लड़ाई फिर से इजराइल और ईरान की होगी। इसमें अमेरिका की तो फिर वही बात होती है ना कि B-2 बॉम्बर्स, B-52 बॉम्बर्स भेज मतलब दो। डायरेक्ट अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल नहीं होगा, नहीं डायरेक्टली हो सकता है। डायरेक्टली हो सकता है। देखिए पिछली बार भी तो डायरेक्टली हुआ था ना बाद में। वो एक अलग बात है कि उन्होंने कहा कि हम इतना ही करेंगे, बट आपने किसी मुल्क पे अटैक किया, अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, आपने उसकी जो सॉवरेनिटी है उस पर अटैक किया, तो आपने अटैक तो किया ही था। अब वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट कुछ नहीं होता। आपने बॉम्बर्स भेजे, आपने वहाँ कई सौ टन का न्यूक्लियर प्लांट पे बम डाले, तो आपने अटैक तो किया ही था। आप ये कैसे डिनाई कर सकते हैं कि हमने ईरान पर अटैक नहीं किया। एक चीज़ और, हाँ, एक चीज़ और खबर आ रही है कि कुछ टैंकर्स जो हैं, ईंधन से भरे हुए टैंकर्स जो हैं, वो भेजे गए हैं यूरोप की तरफ अमेरिका से। तो ये एक नया फ्रंट, मतलब ईरान को दूसरी तरफ से भी घेरने की कोशिश, ऐसी कुछ खबरें हो क्योंकि इसके अलावा एक खबर और आती है, और वो आती है एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुला ली जाती है डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, और पूरे उनके जो सेना के जो कमांडर्स हैं उन सबको बुलाया गया है, और वो भी बगैर किसी वजह के, बस इमरजेंसी मीटिंग है। और ये अमेरिका में ऐसा इसके पहले शायद ही कभी हुआ हो, ऐसा कहा नहीं, जाता है। ये जो भी है सिचुएशन, बिल्कुल आप सही इशारा कर रहे हैं। ईरान को घेरने की कोशिश हो रही है फिर से, क्योंकि देखिए ईरान ने खुद को, अपने आप को मजबूत किया है। उस लड़ाई के बाद ईरान ने पूरी तरीके से, भाई उनको ये पता चला कि हमारी कमियां क्या हैं। कमियां ईरान की एयर डिफेंस थी, तो उसने एयर डिफेंस के लिए S-400 तैनात किया, बाकी चीज़ें की। तो ईरान ने अपने आप को एक तरह से राइज़ किया है, मतलब उठाने की कोशिश कर रहा है। मतलब जून से लेकर अभी सितंबर तक में इतना उसने अपने आप को मजबूत किया। 2-3 महीने में काफ़ी मिलिट्री पे, डिफेंस में काफ़ी खर्च किया है। रूस ने बहुत मदद की है ईरान की। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अमेरिका को और इजराइल को परेशान कर रही। इस वजह से वो अटैक कर सकते हैं, जो ये आप जिन रिपोर्ट्स का आप हवाला दे रहे हो। हालांकि इसमें 1-2 महीना लग सकता है, मेरा मानना है कि लेकिन अगर इसमें 2 सूरत हाल है। शॉर्ट टर्म में तो यह है कि कोई 1-1.5 महीने में कोई केस बना के ईरान पे फिर अटैक कर सकता है इजराइल, अमेरिका के इशारे पे। दूसरा सूरत हाल ये है कि 1 साल भी लग सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म में सोचें। तो लॉन्ग टर्म में अगर 1 साल लगता है, तब तक ईरान अपने आप को काफ़ी मजबूत करने की पोजीशन में होगा, और पिछली जो गलतियां हुई उन्हें और बेहतर करेगा। तो शायद वो जंग जो है थोड़ी सी और लंबी और बड़ी भयानक हो सकती है। ये IAEA को सहयोग की तो बात ईरान कह चुका है यूएन में कि हम IAEA को सहयोग करेंगे, आप आइए और आप आके देख लीजिए। मतलब अच्छा, एक चीज़ और है कि कल ये मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम 60% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका हमको 6 महीने की मोहलत दे और हम 60% नहीं रखेंगे। आप जो कह रहे थे 3.67 उतना ही रखेंगे यूरेनियम का ईरान तो एनरिचमेंट। क्लियर है अपने नैरेटिव में, उसको एटम बम बनाना है। वो उसकी क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए अगर ईरान इस सूरत हाल में जो पोजीशन है, अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो वर्नरेबल है, यानी कि उस पर अटैक कभी भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। इराक बना दिया जाएगा, इराक बना दिया जाएगा, इवन कतर भी कर सकता है, जो मतलब एक बात बता रहा हूं, लेबनान जैसे हालात कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में ईरान की जो ख्वाहिश है या जो उसका नैरेटिव है वो साफ़ है, यानी कि ईरान अपनी दिमाग में साफ है कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, इस पर पीछे नहीं हटना। तो जब ईरान ये सोच चुका है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो फिर तो टकराव होगा।
अब जो आपने बयान की बात की आईएईए की, मुझे नहीं लगता उन्होंने वहाँ बोला है, लेकिन ईरान आईएईए को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अगर आईएईए को अलाउ करना होता तो जो परसों सैंक्शंस लगे हैं स्नैपबैक वो ना लगते। तो मुझे लगता है कि ईरान अपना माइंड में क्लियर है कि उसे जिस रास्ते पे जाना है वो उस रास्ते पे जाएगा। अच्छा, ये मिसाइल प्रोग्राम जो है वो उसका जारी है, रशिया से सारी मदद भी मिल रही है। इसमें चाइना का रोल कहाँ देखते हैं, और क्या चाइना जो है वो एक हिडन पावर ईरान के रूप में ईरान के लिए बनी हुई है, क्योंकि अभी चाइना का कहीं से खबर नहीं आ रही कि वो कुछ सप्लाई कर रहा है। देखिए, चाइना हमेशा कभी भी मिलिटरीली मदद नहीं करता कि भाई मैं कोई बड़े हथियार भेज दूँ, बड़ी चीज़ें भेज दूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जीपीएस की कुछ टेक्नोलॉजी होगी, सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी होगी, वो दे सकता है। चाइना ईरान को सपोर्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि हमने अपने पुराने वीडियो में बताया, जो आप देख सकते हैं पुराने वीडियो ग्लोबल अड्डा के, कि ईरान जब भी कुछ करेगा उसमें 3 देशों की अहम भूमिका होगी, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। तीसरी हमने जो प्रिडिक्शन की है अपने पुराने वीडियो में, जो हम बार बार दोहराते भी हैं, कि ईरान अब अपनी ज़मीन पर एटॉमिक बम नहीं बना रहा, वो कोशिश कर रहा है कि किसी और जगह उसका एटॉमिक बम बनाया जाए। हालांकि ये बात बड़ी एक मतलब एक तरह से अतिशयोक्ति वाली बात है, बट ईरान ये चाह रहा है कि अगर जो भी सारी चीज़ें हैं वो बाहर किसी मुल्क में हो जाए, या मुझे वो टेक्नोलॉजी मिल जाए जिसमें मेरा वो जो टाइम गैप है वो ख़त्म हो जाए और मैं 1 या 2 महीने के अंदर कुछ कर लूँ। तो अमेरिका को कुछ तो अंदाज़ा है कि कुछ ना कुछ तो बात है। फिर से जो लड़ाई की बात शुरू हुई है उसके पीछे कुछ वजह है। अमेरिका को या तो ये खबर मिली हो कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है, इजराइल के पास कोई खबर आई हो कि ईरान अगले 1-2 महीने में कुछ कर सकता है, इसमें एटॉमिक बम का परीक्षण भी हो सकता है, टेस्टिंग हो सकती है। तो ये तमाम वजह हैं जिसके बाद ये पूरा गेम चला है। अब 3 सवाल और मैं जल्दी जल्दी जवाब चाहूँगा। एक तो प्रॉक्सीज वाला मामला, हाँ। क्योंकि हूतीज़ जो हैं उन्होंने कह दिया है कि अगर आप ईरान के ऊपर अगर कुछ करते हैं तो हम फिर आपको टारगेट करेंगे, आपके शिप को टारगेट करेंगे। एक तो हूती हो गया है। हिजबुल्ला जो है वो कैसे वैसे भी वो कमज़ोर बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या कमज़ोर हो चुके हैं वो, ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, हिजबुल्ला की ताकत में तो कमी आई है, अब हिजबुल्ला उस पोजीशन में नहीं है। इवन आप हुतीज़ को ले लो, हुतीज़ भी अभी उस ताकत से नहीं लड़ पा रहे जिस ताकत से वो पहले 6 महीने पहले थे। तो ईरान के देखो प्रॉक्सीज तो कमज़ोर हुए हैं, ये तो सच्चाई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इतनी लंबी लड़ाई अकेले ईरान ने लड़ी बिना किसी सपोर्ट के। इजराइल को तो पूरा अमेरिका का सपोर्ट है। तो ईरान इतनी लंबी लड़ाई पिछले 1-1.5-2 सालों से लड़ रहा है, तो ये कुछ चीज़ें तो कमज़ोर होती हैं लड़ाई में। तो आप हमेशा ये नहीं कह सकते ना कि हम जीत ही रहे हैं। एक चीज़ और कि ये परमाणु बातचीत को लेकर जब मध्यस्थता हो रही थी, ओमान कतर में मीटिंग्स चल रही थी, तो क्या इस बात की संभावना बनती है कि ऐसी जो चीज़ें जो एस्केलेशन की तरफ बढ़ रही हैं उस बीच कोई मीडिएटर आ जाए, बैठक कर ले, बातचीत से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश, क्या फिर से हो सकता है कि ये सब? नहीं, ऐसे संभावना नहीं है उसकी। मैं साफ बोलना चाहूँगा कि ईरान बातचीत के मौके ईरान के पास हमेशा आए हैं। और अमेरिका और बातचीत का मतलब है अमेरिका और इजराइल की शर्तों को मानना। तो ईरान ऐसा नहीं करेगा। ईरान का जो मौजूदा रिजीम है खामनेई का, वो बिल्कुल इस बात पे अडिग है कि हमें अमेरिका और इजराइल से कोई बातचीत नहीं करनी है। लेकिन रिजीम चेंज करना ही तो नेतन्याहू नेतन्याहू चाहते हैं कि खामनेई को सत्ता से हटाया जाए, बट वो अभी इतना आसान नहीं है। 6-8 दिन की लड़ाई पहले हुई थी, उसके बाद कुछ नतीजा नहीं निकला। तो मुझे लगता है कि अगर एक कोई बड़ी लड़ाई होती है तब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, और मैं समझता हूँ कि ये पूरा मामला जो है ये न्यूक्लियर पावर को लेकर हो रहा है, लेकिन जिस दिन ईरान ने अगर टेस्टिंग कर दी तो क्या होगा, उसके अगले दिन से क्या होगा? पूरी डायनामिक्स चेंज हो जाएगी मिडिल ईस्ट की। सऊदी अरब कहेगा कि हम क्यों पीछे रहे, अमेरिका ने हमें तो रोक के रखा, इधर ईरान ने बना लिया। कतर कहेगा कि मेरी डिफेंस का क्या होगा, कतर दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क है,
उसके पास भले ही इतनी बड़ी फ़ौज ना हो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन ना हो, बट पैसे की कोई कमी नहीं है कि हम भी तो रख सकते थे। यूएई कहेगा आपका, और बाकी टर्की कहेगा। अमेरिका ने सब कंट्रीज़ को कहा कि भैया आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, आप टेंशन ना लो, लेकिन इस न्यूक्लियर वाले रास्ते पे मत जाओ। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ये तो आपको मानना पड़ेगा। युद्ध या अगर जिस दिन टेस्टिंग हो गई, जैसे मान लीजिए कि 1-1.5 महीने में ईरान ने कोई टेस्टिंग कर दी, तो अमेरिका या इजराइल उसके ऊपर आगे अटैक करेंगे या नहीं, देखिए, या शांति हो जाएगी एकदम? न्यूक्लियर बॉम्ब हमेशा एक डॉक्ट्रिन होती है। वो एक सॉरी माफ़ कीजिए, डॉक्ट्रिन कह रहा हूँ, एक डेटरेंस होता है। तो डेटरेंस होता है, परमाणु बम बनाना, एटॉमिक बम बनाना और फिर उसका इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। एक डेटरेंस दिखा दिया जाता है कि भाई हमारे पास है, आप हमें छेड़ोगे तो हम इसे चला देंगे। उससे दूसरे वाला डर जाता है या रुक जाता है या एस्केलेशन डी एस्केलेट हो जाता है। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन ईरान के पास होगा ये एटॉमिक बम, तो उस दिन डेटरेंस मिडिल ईस्ट में नहीं आ जाएगी, जिसके बाद इज़राइल का लेबनान पर, इज़राइल का गाज़ा पर, इज़राइल का ईरान पर अटैक करने का जो मंसूबा है या जो तरीक़ेकार है, वो कहीं ना कहीं चेंज होगा, वो तब्दील हो जाएगा। वो इतना आसान नहीं होगा कि मैंने अभी सोचा कि मैं गाज़ा पे बम गिरा दूं या मैं लेबनान में हो, क्योंकि फिर ईरान बीच में आ सकता है। ईरान कहेगा कि मैं एटॉमिक बम चला दूंगा या मिसाइल डाल दूंगा, तो ये तमाम चीज़ें की इक्वेशंस भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने ग्लोबल अड्डा में आज समझा कि आने वाले दिनों में क्या स्थितियां बन रही हैं, कहां तक जा सकती हैं, किस किस तरफ जा सकती हैं और कब क्या हो सकता है, कैसी तैयारियां हैं। ईरान के बारे में भी बात की, अमेरिका और इजराइल के बारे में भी बात की। चर्चा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ग्लोबल अड्डा में इतना ही, धन्यवाद।